बरेली में योगी फोर्स की डेंटिंग पेंटिंग अभी जारी है। एक दिन पहले अतिक्रमण पर शतक लगाने के बाद बाबा का बुलडोजर आज एक बार फिर से जमकर गरजा और दंगे के आरोपी तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल को मिट्टी में मिला दिया। बरेली हिंसा के आरोपी डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल को तोड़ने की आज फिर कार्रवाई हुई। एक दिन पहले 3.5 घंटे तक 4 बुलडोजरों की मदद से आधा हिस्सा तोड़ा गया था और आज मजदूरों की मदद से पहले हथौड़े से छत तोड़ी गई और फिर बुलडोजर ने मैरिज हॉल को मलबे में तब्दील कर दिया। इस दौरान वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। बरेली में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई एक बार फिर शुरू कर दी गई है। ये नफीस का मैरिज हॉल जिसे कल आधा तोड़ा गया था और उसके बाद आज एक बार फिर बुलडोजर यहां पर पहुंचा। इसके पहले मजदूरों ने दूसरी तरफ कार्रवाई की जहां पर हथौड़े के माध्यम से फ्लोर को तोड़ा जा रहा है, तो वहीं अब जेसीबी मशीन है, बुलडोजर यहां पर पहुंचा और ये पहला बुलडोजर, अब इसके साथ ही आप ये देखेंगे दूसरा बुलडोजर यहां पर पहुंच चुका है। इंक्रोचमेंट की टीमें लगाई गई हैं, आरआरएफ की टीमें लगाई गई हैं ताकि हालात कंट्रोल में रहे। वहीं बिजली विभाग ने तौकीर रजा के 5 करीबियों को बकाया 1 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल भरने का नोटिस जारी किया है। उधर बरेली हिंसा पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भड़काऊ बयान सामने आया, जिसमें इमरान मसूद ने आरोप लगाते हुए पूछा कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाने पर टांग में गोली मारी गई, लेकिन कांवड़ में उत्पात मचाने वाले कितने लोगों पर फायरिंग हुई। इमरान मसूद ने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर सीधे योगी सरकार को घेर लिया। बरेली हिंसा में हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए और आरोप लगाते हुए पूछा कि मुसलमानों को लेकर 2 कानून क्यों चल रहे हैं। जो लोग आई लव मोहम्मद बोलते हैं उनके घर सील होते हैं और उनके घरों पर बुलडोजर चलते हैं। एनकाउंटर के नाम पर उनके पैर में गोली मारी जाती है, लेकिन कांवड़ यात्रा में उत्पात मचाने वाले कितने लोगों को गोली मारी गई। आप हाथ पैर तोड़ दोगे, टांग में गोली मार दोगे, ये कहाँ का न्याय है। मुजफ्फरनगर की सड़कों के ऊपर आपने कांवड़ के दौरान देखा था, उत्पात मच रहा था, कितनों के पैर में गोली मारी आपने, बताओ कितनों के पैर में गोली मारी आपने। आप पोस्टर घरों के अंदर किसी ने झंडा लगा दिया और या पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद का, तो आप उसको घर को सील कर दोगे या घर तोड़ने का नोटिस जारी कर दोगे। 2 कानून मुसलमान क्यों चल रहे हैं, मुसलमान के लिए, एक दूसरे लोगों के लिए। इमरान मसूद के बयान का कांग्रेस नेताओं ने समर्थन किया तो बीजेपी नेताओं ने भी करारा जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2 कानून तो चल ही रहे हैं, एक देश का संविधान जिसको अदालतें चला रही हैं और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुसलमान करने की मंशा। कभी हाफ एनकाउंटर करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजते हैं। तो निश्चित तौर पर इमरान मसूद ने गलत कहा तो क्या कहा। गोलियां उनको लग रही हैं जो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये योगी का राज है। इससे पहले सीएम योगी ने हिंसा फैलाने वालों की डेंटिंग पेंटिंग किए जाने की बात कही थी, जिसके बाद से सियासी बयानबाजी तेज है। और संबंध में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया और रहमान बर्क ने भी बरेली के आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने आई लव मोहम्मद को गलत रंग देकर विशेष समुदाय को टारगेट किए जाने का आरोप भी लगाया। हाफ एनकाउंटर हो या फुल एनकाउंटर हो, एनकाउंटर की परिभाषा नहीं बदलनी चाहिए, बस मैं यही कहूँगा। एनकाउंटर का मकसद जो है कि जिस कैटेगरी में एनकाउंटर होता है, मुठभेड़ वो असल हो तो तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर गलत तरह से एनकाउंटर किया जाता है, उसकी परिभाषा ही बदल दी जाती है, तो मैं उसके खिलाफ। कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ वो गलत रंग दिया जा रहा है। हम इस प्रदेश और देश के विकास को चाहते हैं, हम चाहते हैं इसमें सब सारे धर्म के लोग मिलकर के रहें, शांति व्यवस्था कायम रहे, कानून और संविधान लागू होना चाहिए, लेकिन विशेष टारगेट कर करके समुदाय को या पार्टी को काम नहीं होना चाहिए। और जिस एनकाउंटर को लेकर विपक्ष सियासी शोर मचा रहा है, वो सिर्फ बरेली में नहीं हुआ और ना ही मुसलमानों को टारगेट करके किया गया, बल्कि क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन की मुहिम पूरे उत्तर प्रदेश में जारी है। और पिछले 24 घंटे में योगी फोर्स ने 6 शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं। क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी फोर्स ने ऑपरेशन क्लीन के तहत बीते कुछ घंटों के अंदर यूपी के 6 शहरों हरदोई, गाजीपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बरेली और मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर किए, जिसके बाद कई इनामी बदमाशों, लुटेरों और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरदोई में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मानक सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था।
गाजीपुर में पुलिस ने शातिर बदमाश मुकेश उर्फ सिप्पू राजभर को गिरफ्तार किया है, जिस पर 8 मुकदमे दर्ज थे और 25,000 का इनामी था। बुलंदशहर में पुलिस ने सोनू सक्सेना नाम के शातिर लुटेरे और उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जिन पर कई थानों में लूट के अलावा डकैती, चोरी जैसे संगीन केस दर्ज हैं। मथुरा में पुलिस ने 25,000 के इनामी चोर हरदेव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस गिरोह ने कई पॉश कॉलोनियों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। और इन सब के बीच संभल से एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की तस्वीर सामने आई है। संभल के राया बुजुर्ग गांव की मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। 510 वर्ग मीटर में बनी ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई थी, जिसे संभल प्रशासन ने नोटिस थमाया और इसे गिराने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था। जब अल्टीमेटम खत्म हुआ तो मस्जिद कमेटी ने खुद ही बुलडोजर मंगा लिया और मस्जिद को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया। बिहार में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि 22 नवंबर से पहले बिहार का चुनाव संपन्न करा लेंगे। यानी यह साफ हो चुका है कि अब किसी भी वक्त बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। सीसी के इस ऐलान के साथ ही बिहार में चुनावी शंखनाद बज गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ कर दिया है कि 22 नवंबर से पहले होगा चुनाव। सभी दलों के साथ जल्द बैठकें होंगी। चुनावी तैयारियों की समीक्षा पूरी हुई है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया है। एक पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करता नहीं आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न। और बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बुर्का उठाकर महिला वोटर्स की जांच की जाए। इस पर पटना की मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। बीजेपी को हमेशा से बस यही रहता है कि हिंदू मुस्लिम का बस अगर हम बुर्का पहन रहे तो ये हमारी आइडेंटिटी है, हम मुसलमान हैं। अगर भगवा रंग है हिंदुओं का तो वो उनकी आइडेंटिटी है और हमारा बुर्का हमारी आइडेंटिटी की वी आर ए मुस्लिम। मेरा धर्म कहता है, मेरा दिल करता है, हम जैसे रहे वैसे हम रह सकते हैं। किसी के बोलने और दबाव पे थोड़ी ना हम ऐसा काम करेंगे कि हम नकाब उतार के चले या पहन कर चले। तो बीजेपी ऐसा क्यों बोल रही तो गलत बोल रही है। अगर फेस आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, जो उनके ID कार्ड से उनको पहचान करना चाहिए ना, तो इसमें गलत क्या है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हम लोग कौम में ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग नकाब लगा जैसे चल रहे उसी तरह से चलेंगे। और आसमान से बरसती आफत से पश्चिम बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं लैंडस्लाइड की वजह से तबाही मची है तो कहीं भारी बारिश ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। दार्जिलिंग में भारी बारिश की वजह से मिरिक में लैंडस्लाइड हो गया, जिससे मिरिक और कुर्सेओंग को जोड़ने वाला दुधिया आयरन ब्रिज भरभरा कर गिर गया। पश्चिम बंगाल में अक्टूबर के महीने में आसमान से आफत बरस रही है। हर तरफ तबाही का मंजर है। कुदरत के कहर की तस्वीरें देखिए जो दार्जिलिंग के मिरिक से आई हैं, जहां लैंडस्लाइड की वजह से लोहे का पुल धराशायी हो गया। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और अभी भी लोगों की तलाश जारी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिंदगी को बचाने की जंग कितनी मुश्किल हो चुकी है। देखिए सड़कों का पूरा हिस्सा बह गया है। लोग रस्सियों के सहारे गहरी खाई के ऊपर से गुजर रहे हैं। जरा सी चूक और जान जा सकती है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से दार्जिलिंग और सिक्किम का संपर्क टूट गया है। दुधिया आयरन पुल बह गया है। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच रास्ता बंद हो गया है। रोड जो कर्शियंग से दार्जिलिंग जाता है वो रोड में दिलाराम के पास लैंडस्लाइड हुआ है। वो रोड अभी ब्लॉक्ड है, उसको क्लियर कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, रोहिणी रोड ब्लॉक्ड है गौरी शंकर के, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, वो रोड भी क्लियर कर रहे हैं। और पंखावाड़ी रोड का सिचुएशन एकदम ही खराब है।
जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और कूच बिहार में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। कई घर पानी में डूब गए हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। कुदरत के इस कहर ने पहाड़ों की रौनक को अब तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो दार्जिलिंग के हालात जो है वो बद से बदतर हो गए हैं। इस इलाके में काफी संख्या में पर्यटक भी फंसे हुए हैं। हम आपको फटाफट कुछ अपडेट बता देते हैं। दार्जिलिंग में भारी बारिश से काफी तबाही हुई है। मिरिक और सुखिया पोखरी में लैंडस्लाइड हुआ है। 20 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो दार्जिलिंग का सिक्किम से जोड़ने वाला रास्ता है वो टूट गया है, तो संपर्क भी दार्जिलिंग का सिक्किम से टूट गया है भारी बारिश की वजह से। मलबा हटाने का काम अभी वहां पर चल रहा है। इसके साथ साथ इंटरनेट और सड़क सेवाएं भी पूरी तरह से ठप हो गई हैं। टाइगर हिल और रॉक गार्डन बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दार्जिलिंग में सैकड़ों पर्यटक अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि पर्यटक पहुंचते हैं लेकिन भारी बारिश की वजह से वो फंस गए हैं। जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में बाढ़ के हालात हैं। इस वक्त लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो भारत ही नहीं, नेपाल में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें बंद हैं और घरों में पानी भर चुका है। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़क पर मलबा है, घरों में पानी है और बारिश लगातार हो रही है। नेपाल में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है। नेपाल में लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। काठमांडू को जोड़ने वाले सभी रास्ते बंद हैं। पहाड़ों से गिर रहे बोल्डर और मलबे की वजह से सड़कों पर कई वाहन फंस गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अगले 3 दिनों तक यात्रा पर रोक लगा दी है। खराब मौसम के चलते त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कई रनवे पानी में डूबे हैं। काठमांडू के सभी रिवर कॉरिडोर पर यातायात पूरी तरह से रुक गया है। नेपाल पुलिस और सेना राहत बचाव कार्य में जुटी है। सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए सोमवार तक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। नेपाल की अंतरिम सरकार ने लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थान पर रहने और घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दी है। और अक्टूबर महीने में एक तरफ मैदानों में बाढ़ बारिश का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी का सीजन आ गया। जी हां, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और डोडा में बर्फबारी ने चारों तरफ सफेद चादर बिछा दी है। हिमाचल में रोहतांग से लेकर मंडी की सराज घाटी तक बर्फबारी हो रही है। मैदानों में बारिश का कहर और पहाड़ों पर बर्फबारी की बहार। मौसम ने अपना रंग बदल लिया है। एक तरफ बारिश से जनजीवन बेहाल है, तो दूसरी ओर पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। सर्दियों के मौसम का आगाज अब साफ दिखने लगा है। धरती के स्वर्ग गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। पहाड़ सफेद बर्फ से ढक गए हैं और चारों ओर बर्फ की चमक ने नजारा स्वर्ग जैसा बना दिया है। डोडा जिले में भी आसमान से सफेद फाहें गिर रही हैं। पहाड़ों पर बर्फ ऐसे जमी है जैसे कुदरत ने खुद अपनी पेंटिंग बना दी हो। हिमाचल के रोहतांग में भी बर्फबारी का दौर जारी है। तेज बर्फबारी के कारण मनाली रोहतांग हाईवे पर बर्फ जम गई है, जिससे कई सैलानी रास्ते में फंस गए। वहीं मंडी की सराज घाटी में शिकारी देवी मंदिर के आसपास सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। नजारे मनमोहक हैं और तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का एहसास बढ़ गया है। बारिश और बर्फबारी का असर जम्मू की वैष्णो देवी यात्रा पर भी पड़ा है। यहां खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अगले 3 दिनों के लिए यात्रा रोक दी है। दरअसल आने वाले 3 दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम बेहद खराब होने वाला है, जिसे देखते हुए श्राइन बोर्ड प्रशासन ने फैसला लिया है कि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक यात्रा बंद रहेगी और अगर उसके बाद मौसम ठीक रहा तो 8 अक्टूबर से यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा एक बार फिर से खराब मौसम के कारण बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर यानी कि आज से लेकर 7 अक्टूबर तक ये 3 दिन जो यात्रा है वो बंद रहने वाली है। और इस समय हमारी मौजूदगी दर्शनी डोएडी बाणगंगा मार्ग पर है, जहां से यात्रा की शुरुआत जो है वो होती है। मनोकामना तो बहुत था कि मतलब इस बार भीड़ नहीं है, दर्शन हो जाएगा अच्छी तरह, पर यहाँ पे देखे कि सुने कि बंद रहेगा 3 दिन के लिए, तब थोड़ा निराशा हो गया।
बचपन से आया सीगा तो हुण इत्थे आए हैं 10-12 साल बाद आए हैं भी दर्शन करांगे। हुण इत्थे आके पता लगा कि 3 दिन वास्ते यात्रा जिहड़ी बंद आ। इससे पहले 26 अगस्त को कटरा में बड़ा हादसा हुआ था, जब बारिश के बीच लैंडस्लाइड होने से कई यात्रियों की जान चली गई थी। लिहाजा इस बार प्रशासन किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। और त्योहार के मौके पर मिलावट के जहर से बचाने के लिए दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने कमर कस दी है। पहले सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की और अब त्रिलोकपुरी से विधायक रविकांत उज्जैनवाल खुद मिलावटखोरों के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। दिवाली के मौके पर सेहत से खिलवाड़ की जहरीली साजिश पर प्रहार करने के लिए बीजेपी विधायक रविकांत खुद त्रिलोकपुरी की मार्केट में गए, जहां उन्होंने कई दुकानों पर सामान चेक किया। साथ ही दुकानदारों को मिलावटी सामान बेचने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो जानवरों की चर्बी मिलके आ रही है ना, हमारे लोगों के साथ इस तरीके का अगर खिलवाड़ हुआ तो बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोगों की दुकान बंद हो जाएंगे अगर इस तरीके की चीज आप करोगे। इसके साथ दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के लिए भी रविकांत ने कहा, ताकि उनकी पहचान का पता चल सके, क्योंकि एक दुकान में गढ़वाल पनीर भंडार लिखा था, लेकिन बेचने वाले नसीम थे। हैं? तो नाम है, नाम से अपना डिस्प्ले करो ना, नाम क्यों नहीं डिस्प्ले करते? इसका स्कैनर दिखाना, क्या नाम आ रहा है तुम्हारे स्कैनर पे? क्या नाम आ रहा है? नईम खान। तो अपना नाम का डिस्प्ले क्यों नहीं लगाते आप? लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे इस बार। दिवाली के मौके पर मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं, लिहाजा उनकी जहरीली साजिश से बचाने के लिए देश के कई शहरों में अलग अलग संगठन भी ये अभियान चला रहे हैं। और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार निवेशकों से चर्चा कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेशकों से संवाद के लिए असम के गुवाहाटी पहुंचे हैं, जहां वो उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद के जरिए राज्य में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए रास्ते बना रहे हैं। सुनिए इन्वेस्टमेंट समिट में मोहन यादव ने क्या कहा। हम भी जिस स्टेट से आते हैं, कई कारणों से मध्य प्रदेश और असम दोनों में कई समानता भी है। पर्यटन के क्षेत्र से लगा करके सभी क्षेत्रों में यहाँ हमारे अपने राज्य के अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हमारे असम के साथ भी है। लेकिन अभी और बहुत सेक्टर में काम करना भी बाकी है। बहुत सारी संभावना लेकर भी हम लोग आए। एक तरफ से कई सारी पॉलिसियों के बारे में बताया है। हमारा अपना भाग्य से इतना एक तरह से मध्य प्रदेश का उस तरह से सौभाग्य के पर्याप्त लैंड बैंक है, जिस लैंड बैंक के बलबूते पर हमारे इंडस्ट्री बनेंगे, वो देश के किसी भी हिस्से में सरलता से आने जाने के लिए मध्य में होने का लाभ उसको मिलता है। बिजली सरप्लस है, पानी सरप्लस है, लोग बहुत सरल है, असम से ही मिलते जुलते लोग हैं, ज़्यादा झंझट नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है कि व्यापार व्यवसाय के साथ बड़ी संभावना जिस प्रकार की होती, वो सारी अनुकूलता असम और मध्य प्रदेश में कॉमन है। आपका गेंडा और हमारा टाइगर साथ में दौड़ सकते हैं, ये पक्की बात है, इसमें कोई नहीं कह सकता। अतीत के काल से इतना अच्छा एक संयोग है। जब मैं अपने वन्य जीवों की तरफ भी देखता हूँ तो ध्यान में आता है कि जब मैं आज यहाँ रात को अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूँ असम के, और हमने कहा कि कई सारी चीज़ों का हमारा भी आपस में पर्यटन के साथ साथ वन्य जीव